Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. So, yes, after a long time, I'm back because I was busy in my exams. So, yeah, I hope you all are doing well. And yes, we will continue this series of one-liner. So, इससे पहले हमने जो है वो 10 वीडियोस रिकॉर्ड में कर चुकी हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड इस्लामियात से रिलेटेड और भी जनरल साइंस के लेक्चर्स भी पढ़े हैं which will help you to clear one I mean the MCQs जो हर टेस्ट में आते हैं so without wasting your time मैं आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करती हूँ आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड यू लाइक इट राइट so the first one liner is Pride and Prejudice book is written by so it was written by Jane Austen. Jane Austen. अब ये बेसिकली अगर मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं या इस बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो जो वेव्स थी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट लिया हो सॉरी जेंडर स्टडीज का तो जेंडर स्टडीज में ये मदर्स थी जिसमें मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी जेन ऑस्टन थी जिन्होंने वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी और इन्होंने ये एक बुक लिखी थी प्राइड एंड प्रीजुडिस दूसरे भी बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे जैसे विंडिकेशन ऑफ द विंडिकेशन ऑफ आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम सो इट वाज अ बुक अभी तो मैं आपको इस बुक के बारे में बता रही हूँ कि प्राइड एंड प्रीजुडिस प्रीजुडिस जो हम लोग बोलते हैं वो एक इंग्लिश का वर्ड है इसका मतलब है कि वो जो तासुब और कट्टरपंथी ऑर्थोडॉक्स किस्म का ब्यास्ड किस्म का एक किस्म का एटीट्यूड होता है ना हमारा किसी की तरफ तो ये एक जैन ऑस्टन ये फेमिनिस्ट थी जिन्होंने ये बुक लिखा था प्राइड एंड प्रेजुडिस ओके आई थिंक ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में इन्होंने लिखा था राइट और हम लोग अगर नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आए तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नाटो members after the membership of Croatia, Albania and Macedonia. So अभी तो जो है वो नाटो के मेंबर 32 हैं बट उस टाइम जब इन्होंने ज्वाइन किया था क्रोशिया अल्बानिया एंड मैसेडोनिया ने तो 28 थे राइट सो ये आप इस पे थोड़ा सा देख लीजिएगा राइट नेम द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इट्स वेरी कॉमन एमसीक्यूज जो है वन लाइनर बुर्ज खलीफा जो दुबई में है यूएई में और 828 इसकी हाइट है राइट अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 828 मीटर्स में इसकी हाइट है और अगर हम लोग फीट में बोलें तो 2717 फीट इसकी फीट में हाइट है और इसमें फ्लोर्स भी पूछे जाते हैं तो इसमें फ्लोर्स हैं 163 फ्लोर्स हैं इसमें राइट सो आप ये जो है वो याद रख लें अब अगर मैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो वो है हु is the highest wicket taker in the test as well as one day cricket ओके सो ये जो है वो मुरलीधरन लिखा हुआ है इसमें अब ये थोड़ा सा मतलब थोड़े टाइम पहले का ये पीडीएफ है तो आपने अगर आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो आप इसको फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा अब मैं अगर नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मॉस्किटो इज जो है वो इज द कॉज ऑफ डेंगू फीवर अब ये एंडीज जो होती है वो फीमेल मॉस्किटो होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि डेंगू फीवर जो है ना वो हो जाता है राइट सो ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है अब इस ये जो पीडीएफ है ना इसका टाइटल ही ये है कि वही जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वही मैंने लिए हैं राइट और ये पीडीएफ है ही रिपीटेड क्वेश्चंस का तो इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं अब मैं अगर नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो नेक्स्ट वन लाइनर इज which of the following country has broken the 100-year record of South Africa as the largest gold producer
कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो है चाइना। ओके, अब बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के बाद अगर कोई कंट्री है जिन्होंने साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड तोड़ा है गोल्ड जो है वो प्रोड्यूस करने में, तो वो कौन सा कंट्री है? तो वो है चाइना। अब इसके बारे में, ये तो चाइना की बात हो रही है, पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में भी रिकॉर्डिक जो है उसमें आपको गोल्ड मिलेगा। जैसे अभी मिनरल्स की रेस चल रही है, राइट? अर्थ मिनरल्स, मेजर अर्थ मिनरल्स, जैसे यूएस ने कहा है कि हम लोग आपकी कंट्री में आके बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उन्होंने अनाउंस भी किया है, और दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स। सो ये आप याद रखें, राइट? नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आती हूँ, तो इन्होंने लिखा है कि विच रिवर इज नोन एज फादर ऑफ वाटर्स, तो ये अमेजोन है। अब वॉल्यूम के बारे में पूछा जाता है कि वॉल्यूम में कौन सा रिवर जो है वो ज्यादा है, तो वो भी अमेजोन ही है, जो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। साउथ अमेरिका का आप मैप देखेंगे ना, तो उसमें जो है वो अमेजोन फॉरेस्ट भी आता है। वेनेजुela जो है वो वेनेजुela में एंजल फॉल्स भी आता है, पीरू, ब्राजील भी आता है, जिसे हम साउथ अफ्रीका का बड़ा कंट्री कहते हैं। और अमेजोन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि उधर फॉरेस्ट ज्यादा है। और इधर एंडीज माउंटेन्स भी आपको मिलेंगे। तो ये साउथ अफ्रीका के बारे में जितने भी फास्ट फैक्ट्स है ना, तो वो आपके माइंड में आने चाहिए जब भी साउथ अफ्रीका की बात हो रही हो, राइट? तो अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। विच रिवर इज नोन एज द फादर ऑफ रिवर्स? ओके, ये था फादर ऑफ वाटर्स। अब ये है फादर ऑफ रिवर्स। आपको ये पता है कि इंडस जो है वो रिवर जो है उसे हम कहते हैं फादर ऑफ रिवर्स। अब ये ऊपर चाइना है ना, पाकिस्तान के ऊपर से आप देखेंगे इंडिया, चाइना, तो चाइना से होके यंगजी रिवर से आते आते इंडिया में आता है। इंडिया से कुछ जो है वो डिवाइड की हैं हमने रिवर्स, उसमें से इंडस से जो निकलती हैं, जैसे सो पंजनद पे आके मिलती भी हैं। सो इसे हम कहते हैं फादर ऑफ रिवर्स, ये आप याद रख लें, राइट? इंडस को कहते हैं। विच हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? ये हम होगो कहते हैं, होगो ग्रुटस, ये जो है वो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी इब्ने खल्दून को कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, क्योंकि एडम स्मिथ ने पहली थ्योरी दी थी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। उसके बाद जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं, तो फिर मार्शल आइजे मार्शल ने कहा था नो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलबींग, मटेरियल थिंग्स की स्टडी है, राइट? एडम स्मिथ ने बोला था कि नो, इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। बाद में जो है वो रॉबिन्स आए, रॉबिन्स ने कहा नो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ scarcity and choice. It means that economics is a study to get maximum utility and satisfaction of our wants. It means that कम चीजें अगर आपके पास अवेलेबल हों, रिसोर्सेज स्केर्स हों, तो उसके होते हुए भी अगर आप ऐसे उनको यूटिलाइज करते हैं कि आप जो है वो उससे मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर सकें, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो फादर तो एक ही हैं इकोनॉमिक्स के जिनके बारे में पूछा जाता है, तो वो हैं एडम स्मिथ। ओके, ऐसे ही चार्ल्स बेबेज के बारे में पूछा जाता है कि वो किस चीज के फादर हैं, तो वो कंप्यूटर के फादर हैं, चार्ल्स बेबेज। तो ये चीजें जो है वो आप याद रख लें। ओके, ओके, अब हम नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। Who among the following is regarded as the founder of Soviet Union? सोवियत यूनियन के फाउंडर कौन है? तो आपको पता है ये लेनिन थे। लेनिन जो थे वो थे फाउंडर ऑफ सोवियत यूनियन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट वन लाइनर है हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री?
अब ये देखें, केमिस्ट्री के बारे में पूछा गया है कि उनके फादर कौन है, तो वो हैं जाबिर बिन हयान। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड बुक इज रिटन बाय, तो वो फातिमा भुट्टो ने लिखा था। ओके, फातिमा भुट्टो आपको पता है वो कौन है? फातिमा भुट्टो जो है वो माशाल्लाह शी इज अ वेरी कैपेबल एंड वेरी आई मीन एरुडाइट राइटर, जो मुर्तजा की बेटी हैं, और आई थिंक नवासी कहते हैं हम इसे, जो जुल्फकार अली भुट्टो की। तो उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे थे फातिमा भुट्टो ने, अभी भी वो लिखती हैं और वो बहुत अच्छी राइटर भी हैं। और माशाल्लाह शी इज एजुकेटेड, तो उनके बुक्स अच्छे होते हैं। तो ये उन्होंने बुक लिखी थी कि सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ट्स। राइट, अब हम लोग अगर नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आए, तो नेक्स्ट वन लाइनर है कि the last governor general and the viceroy of United India was, तो वो है लॉर्ड कनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट viceroy of United India। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, बहुत ज्यादा। राइट, कि लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइसराय ऑफ यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया की बात हो रही है। ओके, तो वो थे लॉर्ड कनिंग। द लास्ट वॉइसराय ऑफ यूनाइटेड इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट, ओके, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइसराय। अब लास्ट वॉइसराय की बात हो रही है। ओके, लास्ट वॉइसराय ऑफ यूनाइटेड इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। स्टेट बैंक के बारे में पूछा गया है कि उनको किसने इनॉग्रेट किया था और कब किया था, तो वो कायदे आजम थे। और कब किया था? 1 जुलाई 1948 को। 1947 में पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली, और 1948 में कायदे आजम ने स्टेट बैंक की इनॉग्रेशन की। राइट, सो 1 जुलाई। वैसे भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना अकाउंटिंग में, अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, ट्रांजेक्शन्स की मैं आपको बात बताती चलूं कि ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। राइट, आपने शॉपकीपर से कुछ खरीदा और उसके बदले में आपने पैसे लिए, तो ये क्या हो दिए, तो ये एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज हो गई। सो ये इस एमसीक्यू से मैंने थोड़ी सी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये फाइनेंशियल जो ईयर होता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है जुलाई 30 पे, और जून 30 पे, और जुलाई फर्स्ट पे क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर 1905 में। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही है, तो ये लॉर्ड कर्जन थे, आपको पता है उस टाइम। और कैंसिल कब हुई थी? तो 1911 में। और किन्होंने की थी? ये हॉर्डिंग ने। ओके, पार्टीशन की कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी। और कैंसिल कब हुई थी? 1911 में, और ये हॉर्डिंग ने की थी। ओके, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, ऑल इंडिया कांग्रेस की बात हो रही है कि वो कब बनी थी, तो वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है वो फाउंड किया था 1885 में, ऑल इंडिया कांग्रेस। ओके, या आप इसे कहें इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है वो बनाई थी। ओके, ओके, सो अब हम लोग अगर नेक्स्ट लाइनर की तरफ आए, तो वो है बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय, तो वो उन्होंने किन्होंने बनाई थी? औरंगजेब आलमगीर ने, एट लाहौर, 1874 में बनाई थी। अब ये मुगल्स जो थे ना, इनको आर्किटेक्चर का बड़ा शौक था, क्रेज था, बिल्डिंग्स बनाने का। रेड फोर्ट हो, या इन्होंने जैसे बादशाही मॉस्क बनाई, या ठट्टा में जो शाहजहां मॉस्क है,
वो हो तो इनको आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर का बड़ा शौक था। और शाहजहां को तो बहुत ज्यादा था। अब इसमें औरंगजेब की बात हो रही कि इन्होंने बादशाही मॉस्क बनाई थी जो लाहौर में है। 1674 को इन्होंने वो बिल्ड की थी। ओके, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन लाइनर इज बाबर। बाबर आपको पता है, जहीरुद्दीन बाबर जो है वो मुगलिया सल्तनत के पहले बादशाह हुक्मरान थे। was the founder of Mughal dynasty in 1526 and the last मुगल एम्परर के बारे में पूछा गया तो वो आपको ये भी पता होगा कि वो बहादुर शाह जफर थे, जिनकी डेथ जो है वो हुई थी जब इनको प्रिजन में डाला गया था। और इन्होंने उधर पोएट्री भी की थी। इनकी पोएट्री भी फेमस है और ये लास्ट मुगल एम्परर थे। ओके, the next one liner is Pakistan's largest steel mill is at Pipri, Karachi, formed by the cooperation of Russia. रशिया की कॉपरेशन के साथ हमने क्या किया था कि हमने कराची में स्टील मिल्स बनाई थी, जिसका हाल जो है वो बहुत बुरा है आजकल। और जैसे पीआई हो या रेलवे हो, सबका हाल बहुत बुरा है। बट क्या कर सकते हैं। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस NAM was held at Belgrade in 1961 and Pakistan joined the NAM in the year 1979 में। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात हो रही है, उसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में, और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था ईयर 1979 को के हवाना में। द नेक्स्ट वन लाइनर जो है वो है सेक्रेटरिएट ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। कॉपरेशन है, पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद इसका नेम चेंज किया गया था। ये सेक्रेटरिएट के बारे में पूछ रहे हैं कि OIC की सेक्रेटरिएट कहाँ है, तो वो है जिद्दा सऊदी अरेबिया में। और ECO, आई थिंक इट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो तेहरान ईरान में है। ओके, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं कि अकॉर्डिंग टू 3 जून प्लान 1947 प्लान plebiscite was held in NWFP एंड सिलहेट। ओके, 3 जून प्लान के बारे में पूछा गया है कि उसके मुताबिक 1947 में प्लेबिसाइट जो हुआ था वो हुआ था NWFP में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे हम लोग आजकल केपी के नाम से, केपीके के नाम से मशहूर है। और दूसरा ये है सिलहेट में। ओके, last but not the least, this is the last one liner. The first Constituent Assembly of Pakistan was dissolved on 24th October 1954 and Mir Maulvi uh, तमीजुद्दीन वाज इट्स स्पीकर। ओके, तो ये पहली बात तो ये इन्होंने स्पीकर का भी बताया है, तो कौन थे, मौलवी तमीजुद्दीन थे। और वो डिसॉल्व कब हुई थी, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हुई थी 24 अक्टूबर 1954 में। ओके, सो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज हम एफर्ट लगाते हैं आपके लिए। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इट विल बी योर काइंड जेस्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स।